कृषि दर्शन के चैट शो में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। किसान साथियों, प्रदेश सरकार और भारत सरकार हिमाचल प्रदेश के किसान एवं बागवानों के लिए ऐसी योजनाएं लेकर आती है जो हमारे किसान बागवानों के लिए बहुत ज़रूरी रहती है। लेकिन वो योजनाएं ग्रामीण स्तर पर गांव तक कैसे पहुंचती है, कैसे उन योजनाओं का लाभ हमारे हिमाचल प्रदेश के किसान एवं बागवान उठा सकते हैं, आज इसी विषय पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। राज्य कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान के प्रांगण में आज हिमाचल प्रदेश के बहुत ही परिश्रमी मेहनती किसान हमारे बीच पधारे हैं। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। और किसान साथियों, इन किसानों के जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर देंगे हमारे विशेषज्ञ जो हमारे बिल्कुल सामने बैठे हैं। डॉक्टर नरेश कुमार वधान, ये निदेशक है समिति के। आपका स्वागत है कार्यक्रम में, अभिनंदन है कार्यक्रम में। और इनके साथ बैठे हैं डॉक्टर पीसी भारद्वाज, परियोजना निदेशक आत्मा, कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश। आपका भी कार्यक्रम में अभिनंदन है, स्वागत है। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हम प्रयास करेंगे प्रदेश में जो किसान बागवान ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं वो राज्य सरकार की, भारत सरकार की योजनाओं का कैसे लाभ उठा सकते हैं और ऐसी कौन कौन सी मुख्य योजनाएं हैं जो आज कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश में चला रहा है। आइए सारी योजनाओं की जानकारी लेने के लिए सबसे पहले चलते हैं डॉक्टर नरेश कुमार वधान के पास और इनसे जानते हैं कि प्रदेश में ऐसी कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है जो हमारे किसान और बागवानों के लिए बहुत लाभदायी सिद्ध हो सकती है। सबसे पहले जानते हैं डॉक्टर वधान से इस संस्थान के मुख्य बिंदुओं के बारे में। ये संस्थान जो है जो हमारे राज्य स्तरीय का संस्थान है और इसमें किसानों को समय समय पर विभिन्न प्रकार की जो है वो प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके साथ साथ हम हमारे जो कृषि अधिकारी हैं उनके लिए भी हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं। जो हमारे नए अधिकारी होते हैं उनके लिए इंडक्शन कोर्स हम लगाते हैं और जो दूसरे हमारे मिडिल लेवल के ऑफिसर्स हैं या अपर लेवल के ऑफिसर हैं उनके लिए रेफ्रेशर्स कोर्स भी हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं। और इसके साथ जब कोई ऐसी समस्या कृषि क्षेत्र में आती है तो उसके बारे में हम वर्कशॉप भी आयोजित करते हैं। और जहाँ तक कृषि विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी की बात है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो कृषि विभाग है इसका हमारा जो मिशन है वो किसानों को जो है एडवाइजरी सेवा देना है और इसके साथ साथ हम एक्सटेंशन फॉर्म में भी किसानों की सहायता करते हैं कि जो आजकल नई नई टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी जो निकल रही है उसको किसान कैसे उसको अडॉप्ट करें, उसके लिए हम भिन्न भिन्न योजनाएं जो चलाई जा रही हैं। जिससे मुख्यतः जो हमारी योजनाएं हैं जैसे कि हमारे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, उसके तहत भी कई उसके कंपोनेंट हैं, उसमें आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। उसमें जैसे हमारे सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर कार्यक्रम चल रहे हैं, हमारे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के ऊपर कार्यक्रम चल रहे हैं, हमारे कृषि सिंचाई के ऊपर कार्यक्रम चल रहे हैं, उनके भिन्न प्रकार की योजनाएं हैं। पॉली हाउस बनाने के लिए योजनाएं डॉक्टर वाइस परमार किसान बागवान समृद्धि योजना है और राजीव गांधी सिंचाई योजना है और इसके साथ हमारे नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है। इस प्रकार की जो योजनाएं हैं चलाई जा रही हैं। और कई बार क्या होता है किसान भाई फसल लगा लेते हैं लेकिन उसमें जो है फसल में कई प्रकार के नुकसान हो जाते हैं। कई बार बाढ़ आ जाती है, ओलावृष्टि हो जाती है, कहीं आग लग जाती है, कहीं सूखा पड़ जाता है, तो उसके लिए कृषि बीमा योजना भी चलाई जा रही है। कई बार क्या होता है कि जब मैकेनाइजेशन का दौर है कुछ किसान भाई जो है वो हमारे ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, पावर टिलर का इस्तेमाल करते हैं, चैप कटर का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें कई प्रकार की जो है वो चोटें जो है वो किसानों को लग जाती हैं, कई बार मृत्यु भी हो जाती है। तो उसके लिए भी एक योजना चलाई जा रही है, मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन संरक्षण योजना। तो उसमें भी किसानों को उसमें जो है वो इंश्योरेंस की जाती है और साथ में उसका भरपाई भी की जाती है। भारत सरकार और राज्य सरकार मिलजुल कर हिमाचल प्रदेश के किसानों के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं लेकर आती है और वो योजनाएं हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थान के माध्यम से पहुंचती हैं। समय समय पर इस संस्थान में प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से किसानों को जागरूक बनाया जाता है। योजनाओं का लाभ उठाने के लिए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है। बहरहाल आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे किसानों से, किसानों के क्या प्रश्न है, किसान सरकार की योजनाओं से कितने संतुष्ट है, प्रदेश सरकार और भारत सरकार की जो योजनाएं किसानों के लिए चल रही है उन योजनाओं
का लाभ हमारे किसान कितना उठा रहे हैं, आज के कार्यक्रम में हम ये सारी चर्चा करने जा रहे हैं। आइए इस कार्यक्रम के दूसरे पक्ष की ओर बढ़ते हैं। अब प्रश्न लेते हैं एक ऐसे किसान का जो मढ़ोड़ काट से हमारे बीच पधारे हैं, घनश्याम दास जिनका नाम है। घनश्याम दास जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। आप क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं आज आप कार्यक्रम में? कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए तथा कृषकों की आय बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से क्या क्या योजनाएं चल रही हैं? किसान भाई को बताना चाहूँगा कि सबसे पहले बड़ी बात तो है कि ये किसान खेती कर रहे हैं, क्योंकि आजकल खेती करने वाले किसान बहुत कम रहे हैं। अब खेती से लोग पीछे हट रहे हैं, उसमें कई समस्या आ रही हैं। तो उन समस्याओं का समाधान करने के लिए कृषि विभाग बहुत सी योजनाएं लेकर आया है कि जहाँ तक आय बढ़ाने की बात है, तो मैं किसान भाई को ये बताना चाहूँगा कि हमारे इसमें आय बढ़ाने के लिए जो सबसे बड़ा अच्छा साधन है वो है प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन करें। उसमें पॉली हाउस का अगर निर्माण करते हैं आप, तो उसमें आप काफ़ी उसमें जो पैसा कमा सकते हैं, उसमें आपकी आर्थिकी सुदृढ़ हो सकती है। तो पॉली हाउस बनाने के लिए एक हमारे पास योजना है, डॉक्टर YS परमार किसान समृद्धि योजना, स्वरोजगार योजना इसके नाम से जानते हैं। पहले इसका नाम पंडित दीनदयाल किसान बागवान समृद्धि योजना था, लेकिन इसको बदल करके डॉक्टर YS परमार किसान स्वरोजगार योजना। तो इस योजना के अंतर्गत आप पॉली हाउस का निर्माण कर सकते हैं और सरकार इस पॉली हाउस निर्माण के लिए 85% जो अनुदान दे रही है। और पॉली हाउस जो है इसमें अलग अलग प्रकार के लगाए जा सकते हैं, अलग अलग कैपेसिटी के लगाए जा सकते हैं। जैसे 6 स्क्वायर मीटर से लेकर के 1008 स्क्वायर मीटर तक के पॉली हाउस का निर्माण किया जा सकता है। और इसमें जो खर्चा होगा तो उसमें 85% जो सरकार की तरफ से अनुदान होगा और जो 15% जो है वो किसान को अपना वहन करना पड़ेगा। समिति के निदेशक डॉक्टर वधान का कहना है कि संरक्षित खेती यदि हिमाचल प्रदेश के किसान बागवान साथी करते हैं तो वो व्यावसायिक खेती की ओर अपने आप मुड़ जाएंगे, उसमें उनकी आजीविका वर्धन बिल्कुल निश्चित हो जाएगी। आज ज़रूरत है वैज्ञानिकों के तरीके से खेतीबाड़ी करने की, तभी हम अपने क्षेत्र में तरक्की कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। नरसिंह दत्त शर्मा जी मशोबरा से ही पधारे हैं। नरसिंह जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। पूछिए, आपका क्या प्रश्न है? सर, मैं पूछना चाहता हूँ मृदा परीक्षण क्या है? हमारे खेत की जो मिट्टी है उसमें किन पोषक तत्वों की कमी है, कौन पोषक तत्व बहुत बढ़ गए हैं, ये जानना क्यों जरूरी है हमारे किसानों के लिए, डॉक्टर वधान? जैसा कि हम लोग जैसे हम खाना खाते हैं तो उसमें कई दाल भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं, कनक का भी आटा भी लेते हैं, मक्की का आटा भी होता है, सब मिक्स करके खाते हैं। तो इसी तरीके से हमारे जो फसलें हैं उनको भी कई प्रकार की तत्वों की ज़रूरत होती है। लेकिन ये तत्व जो हमारे मिट्टी में जो उपलब्ध होते हैं, हमें इसका ये ज्ञान नहीं होता है कि हमें इसमें कितने तत्व हैं और हमें जो अगली फसल लगाने जा रहे हैं उसके लिए कितने तत्वों की आवश्यकता है। तो उसके लिए मृदा परीक्षण का करना बहुत ज़रूरी है। अगर मृदा परीक्षण हम करते हैं तो हम बैलेंस न्यूट्रिशन जो है वो प्लांट्स को दे सकते हैं। तो मृदा परीक्षण करने के लिए आपको एक नमूना जो मिट्टी का वो खेतों से लेना पड़ता है और उस नमूने का परीक्षण अगर आप करवाते हैं तो उसमें हमें सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। हमारी इस प्रकार की जो 11 जो है वो प्रयोगशाला, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएँ जो वो चलाई जा रही हैं, जिसमें निःशुल्क जो है वो मिट्टी के नमूने का परीक्षण किया जा रहा है। और साथ में हमारे प्रदेश में 4 जो ऐसे चलित जो प्रयोगशालाएँ हैं, मोबाइल सॉइल टेस्टिंग वैन भी उपलब्ध करा जा रही हैं किसानों को, ताकि और हम किसानों के खेतों में जाकर के उसका जो है वो सैंपल लेकर के मिट्टी परीक्षण करके लोग किसानों को जो उसकी जो है वो प्रतिवेदना रिपोर्ट जो देते हैं। किसान साथियों, यदि आप चाहते हैं कि आपकी फसल गुणवत्ता युक्त हो, उसका उत्पादन भी बहुत अच्छा हो, तो आपको खेत की मिट्टी का परीक्षण करवाना बहुत ज़रूरी है। आपकी सेहत, आपके शरीर की जांच जैसे ज़रूरी, वैसे ही खेत की मिट्टी की जांच भी बहुत अनिवार्य है। देशराज जी नालदेहरा से पधारे हैं। देशराज जी, आपका क्या प्रश्न है, क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर साहब से ये जानना चाहता हूँ कि जैसे दुधारू पशुओं के लिए सरकार की तरफ से कौन कौन सी योजनाएं चला रखी हैं और इसकी ट्रेनिंग कहाँ कहाँ पे हमें प्राप्त हो सकती है, और आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए हमारे लिए क्या क्या प्रावधान किसानों के लिए किए हैं? डॉक्टर PC भारद्वाज, यदि हिमाचल प्रदेश के बागवान किसान दुधारू पशुओं को पालना चाहे, उनकी देखरेख करना चाहे, तो कोई ऐसी योजना? जी सर, आपका बहुत स्वागत है। जैसे आप सभी जानते हैं कि जो हमारा आत्मा प्रोजेक्ट है पूरे देश में चला हुआ है और आप सभी जानते हैं कि इसमें जितने विभाग हैं, चाहे पशुपालन का है, उद्यान का है, दूसरे विभाग हैं, सारे के सारे हम ज्वाइंट काम कर रहे हैं। तो जहाँ तक पशुपालन के ट्रेनिंग की बात है, तो आप सभी जानते हैं कि जैसे हमारे हिमाचल है थोड़ा पहाड़ी इलाका है, तो हमारे पास यहाँ पे पोल्ट्री की कमी होती है, या तो उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए या कोई डिजीज लगती है,
तो हमारे पास जो आत्मा प्रोजेक्ट है इसमें प्रावधान है। इसके अलावा हमारा पालनपुर यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी ट्रेनिंग का इसमें प्रावधान है। तो आप इस जो आत्मा प्रोजेक्ट इसमें प्रावधान है, तो आप इसके लिए वहाँ पे जा सकते हैं। बिना पैसे के हम आज के समय में कोई भी काम कर नहीं सकते। वधान जी, जो बैंकों से किसान हमारे जुड़ना चाहते हैं वो कैसे बैंकों से आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं? आप लोग ये जो है अब आजकल एक किसान क्रेडिट कार्ड की एक स्कीम चली हुई है, योजना चली है, उसमें आप किसी भी बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक में जा कर के वो किसान क्रेडिट कार्ड बना सकते हैं और उसमें जो ब्याज भी बहुत कम लगता है। और अगर आपकी जो ब्याज जो आप अपने उसमें जो आपने लोन लिया होगा, अगर उसकी आपकी पेमेंट अगर टाइमली जाती है तो उसमें ब्याज भी 4% की दर से बैंक लगाते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी सुविधा है। और जो किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जा रहे हैं आजकल, ये आप रेडियो के माध्यम से या दूरदर्शन के माध्यम से सुन रहे होंगे कि वो डेबिट कार्ड का काम भी कर रहे हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी सुविधा है कि आप बैंक में जाइए और इससे जुड़ करके आप किसान क्रेडिट कार्ड बना करके आप इसका सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना बहुत ज़रूरी है। समय समय पर हमारे किसानों को पैसे की ज़रूरत पड़ती रहती है, अपने निजी कार्यों के लिए भी धन की आवश्यकता पड़ती रहती है। जिन किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड बना है उन्हें ये समस्या आड़े हाथों नहीं आती। हमारे पुरुष किसानों के साथ महिला किसान भी हिमाचल प्रदेश में बहुत मेहनत करती हैं, बहुत परिश्रम करती हैं। और आज हमारे इस कार्यक्रम में बहुत ही प्रगतिशील महिला किसान रीना जी सौंथल से पधारी है। रीना जी जानना चाहती है बीजोपचार क्यों करवाना चाहिए? यदि समय रहते हमारे किसान बीजोपचार नहीं करवाते तो आने वाले समय में किन कठिनाइयों का सामना डॉक्टर वधान करना पड़ता है किसानों को? जैसे कि हम बच्चों का टीकाकरण करते हैं वैसे ही हमें बीजोपचार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब किसी फसल में कोई बीमारी लगती है तो हमें पता तब लगता है जब उसमें 50% उसमें नुकसान हो जाता है। लेकिन उसको नुकसान की भरपाई ना तो हम कर सकते हैं और ना ही उसके आगे अगर कोई हम दवाई भी इस्तेमाल करते हैं भी उतना हमें फ़ायदा नहीं मिलता है। तो इस करके जब भी हमने कोई बिजाई करनी है किसी भी बीज की तो उसका बीजोपचार करना बहुत ही ज़रूरी है। तो बीजोपचार करने के लिए बहुत ही अच्छी जो विभाग की तरफ से जो है वो दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। जैसे कि अभी आजकल जो कनक का बिजाई की है लोगों ने, अब आगे आने वाले समय में मक्की का बीज बीजेंगे या कनक का बीज बीजेंगे तो उसमें जो है वो बीजोपचार करें। उसमें बेविस्टिन नाम की दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें जो है 2.5 ग्राम दवाई जो है 1 किलो बीज के प्रति उसमें मिला करके उसका बीजोपचार कर देते हैं। तो अगर बीजोपचार करेंगे तो उसमें कई प्रकार की जो बीमारियां जो लगती हैं वो नहीं लगेगी। जो फफूंद नाशक दवाई है जो इसमें बीजोपचार में प्रयोग की जाती है। यदि समय रहते हमने बीजोपचार किया तो बीमारियां आने की संभावनाएं बहुत कम रहती है। डॉक्टर वधान, ये जो बीजोपचार आपने बताया ये क्या हर फसल में करना चाहिए या 2-3 वर्षों के बाद हमारे किसानों को बीज का उपचार करना चाहिए? क्या हर फसल को लगाने से पहले बीज को उपचारित करना चाहिए? मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि हर फसल में ही बीजोपचार करना चाहिए, क्योंकि बीज का उपचार करना बहुत ज़रूरी है। और जो हमारी ज़मीन मिट्टी है उसमें कई प्रकार के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे इसमें बीमारियों का कारण बनते हैं तो उनको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो हम बीजोपचार के माध्यम से उनको ख़त्म कर सकते हैं। बीजोपचार करवाना बहुत अनिवार्य है, नितांत आवश्यक है, नितांत ज़रूरी है। राधा शर्मा जी बडोग से पधारी है। राधा जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। पूछिए, आपका क्या प्रश्न है? फसलों की बीमारियां, कीड़े खेतों में लगने के लिए खेतों में साइंटिस्ट के आने का क्या कोई प्रावधान है? राधा जी जानना चाहती हैं यदि हमारे किसानों के खेतों में कीड़े लग जाएं या फसलों में कोई बीमारी आ जाए तो क्या वैज्ञानिक किसानों के खेत तक पहुंचेंगे? डॉक्टर पीसी भारद्वाज, मान लो आपके एरिया में कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी लगती है, कोई कीड़े लगते हैं, कोई सॉइल की प्रॉब्लम है, तो जब भी आप जो हमारी कमेटी बनी थी ब्लॉक लेवल पे वहाँ पे उनमें आप संपर्क करके हमें बताएं, फिर हम यहाँ पे पूरी टीम जाएगी। अगर इंसेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हम इंसेक्ट से जो डॉक्टर होते हैं हमारे वो आएंगे, या अगर कोई बीमारी वाले है तो पैथोलॉजी के हमारे लोग वहाँ पे आएंगे और आपके घर वहाँ फील्ड में आके वहाँ पे उसका समाधान करेंगे। ओम प्रकाश जी मढ़ोड़घाट से हमारे बीच पधारे हैं। ओम प्रकाश जी, आपका क्या प्रश्न है? आप क्या जानना चाहते हैं? इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं कृषि विकास योजनाओं का कार्यान्वयन हिमाचल प्रदेश में कैसे हो पा रहा है। ओम प्रकाश जी, पूछिए अपना प्रश्न। सर, मैं जो पौधों में खाद डालते हैं इसकी मात्रा इसे कैसे डाला जा सकता है? हम ऑन एवरेज औसत दर पर जो एक किनाल के हिसाब से जो हम खाद का इस्तेमाल करने के लिए सलाह देते हैं वो 8-10 किलो जो मिक्सचर खाद होती है। मिक्सचर खाद जानते हैं ना आप? मिक्सचर खाद होती है जिसमें तीनों खादें होती हैं, NPK है ना, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर को कहते हैं। तो 8 या 10 किलो प्रति किनाल के हिसाब से आप उसमें, अगर आपके खेतों में सिंचाई की व्यवस्था है तो आप उसमें डाल सकते हैं।
और जो अगर आप सिंचाई की व्यवस्था नहीं है तो उस मात्रा को हम 25% से कम कर सकते हैं। उसमें 5 या 6 किलो प्रति कनाल के हिसाब से उसमें आप उस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं बिजाई के समय। और वैसे तो अच्छा तरीका यही है कि आप पहले मृदा परीक्षण कराएं और उसके आधार पर ही आप खाद का इस्तेमाल करें। मृदा परीक्षण करवाने के बाद ही हमारे किसान सुनिश्चित करें मेरे खेत में कितनी खाद डलनी है। दरअसल किसान साथियों, मृदा परीक्षण इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी हमारे किसान साथी बेवजह खादों का इस्तेमाल अपने खेतों में करते थे, बेवजह अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग अपनी फसलों पर करते थे। जब मृदा परीक्षण से हमें पता लग जाएगा खेत की स्थिति का, तो हम उन्हीं उर्वरकों का प्रयोग करेंगे जिनकी आवश्यकता हमारी मिट्टी को है। निकाराम जी कोर्ट से पधारे हैं, आपका क्या प्रश्न है निकाराम जी? नया बगीचा लगाने के लिए कोई स्कीम देती है कोई आत्मा की तरफ से? जहाँ तक आत्मा प्रोजेक्ट की बात है तो इसमें हमारे पास प्रावधान है कि जो हमारे किसान बागवान हैं, अगर वो प्लांट्स चाहें और जो भी उनकी डिमांड है और जिस भी क्वालिटी का उनको अपना प्लांट चाहिए, वो जो कमेटी वहाँ पे पास करेगी उसके बाद वो हमारा जो आत्मा प्रोजेक्ट इसमें इसका प्रावधान है। तो आप उनसे मिलिए और फिर जो भी आपके वहाँ पे लगने वाले प्लांट्स हैं उसकी रिक्वायरमेंट दिया, जो कमेटी उसको परचेज करेगी और आपको उसको फ्री में मुहैया करवाएगी और उसकी प्लांटेशन करवाएंगे। आपके लिए ही ये योजनाएं बनी है और आपको ही इन योजनाओं का लाभ उठाना है। तेजेंद्र कुमार जी डुम्मी से पधारे हैं, आप क्या पूछना चाहते हैं? जैसे हमने ट्रेनिंग करनी हो, मशरूम की ट्रेनिंग करनी हो, तो क्या आत्मा के पास कोई प्रावधान है? जहाँ तक ट्रेनिंग की बात है, मशरूम की बात है, जो भी आप ट्रेनिंग करना चाहें तो आत्मा प्रोजेक्ट में प्रावधान है। चाहे आप मशरूम की ट्रेनिंग करना चाहें, मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग करना चाहें या इसके अलावा कोई और भी ट्रेनिंग है, जैसे अपने कोई फूड प्रोसेसिंग है, तो इसमें आत्मा प्रोजेक्ट में इसमें प्रावधान है। तो आप जो जहाँ भी आप ट्रेनिंग करना चाहें तो आपने जो नज़दीकी हमारे BTM और ATM स्टाफ है वहाँ पे ब्लॉक पे, या हमारे विषय विशेषज्ञ हैं, उनसे कांटेक्ट करें और आपको इसकी ट्रेनिंग करवाई जा सकती है। संरक्षित खेती से जुड़ रहे हैं, पॉली हाउस में खेतीबाड़ी शुरू कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि पॉली हाउस में खेतीबाड़ी करना कैसे संभव हो सकता है। मशरूम उत्पादन को आप अपना रहे हैं तो पहले आपको प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी तौर पर लेना चाहिए। फूलचंद जी मझारी से पधारे हैं। फूलचंद जी, आपका क्या प्रश्न है आज के कार्यक्रम? और मेरा प्रश्न है कि उत्तम किस्म के बीज हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और हमें आत्मा ये बीज उपलब्ध करवा सकती है? फूलचंद जी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। जब तक बीज अच्छा नहीं होगा, जब तक हम प्रमाणिक बीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक फसलोत्पादन अच्छा नहीं हो सकता। डॉक्टर भारद्वाज, प्रमाणित बीज, अच्छा बीज कहाँ से हमारे किसानों को मिलेगा? आप कोशिश करें, हमारे जो विषय विशेषज्ञ हैं, जो भी आपकी डिमांड हो, जो आपकी वैरायटी है, कौन सी वैरायटी आपको चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए, आप वहाँ उनको दें ब्लॉक पे, उसके बाद उसको मुहैया करवा सकते हैं। इसके अलावा जो आत्मा प्रोजेक्ट है इसमें प्रावधान है, अगर आप कोई आपके एरिया में कोई ऐसी नई वैरायटी लगाना चाहते हैं आप, तो इस प्रोजेक्ट में प्रावधान है और वहाँ पे अपनी डिमांड दीजिए और जो हमारी वहाँ कमेटी बनती है और उस बीज को वहाँ पे परचेज किया जा सकता है। तो यह आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर निर्भर करता है। किसान भाई जिस भी बीज का चयन करते हैं, जो भी बीज उन्हें चाहिए, वो संबंधित विभाग के अधिकारियों के पास आप परामर्श प्रस्तुत करें। जो बीज आपको चाहिए, कृषि विभाग उस बीज को आपको देने को बिल्कुल तैयार है, लेकिन अधिकारियों कर्मचारियों के साथ हमारा व्यवहार और उनके पास आना जाना हमारा सुनिश्चित बना रहना चाहिए, क्योंकि ये योजनाएं तभी ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचेगी जब तक हमारे किसान बागवान जागरूक नहीं होंगे, जब तक इन योजनाओं का लाभ वो अच्छी तरह से नहीं उठाएंगे, तब तक वो लाभ में नहीं रह सकते। ताराचंद जी मढ़ोड़ घाट से पधारे हैं। ताराचंद जी, आपका क्या प्रश्न है? मेरा ये निवेदन है कि मैं पोलियो हाउस की ट्रेनिंग करना चाहता हूँ और कहाँ हो सकती है, और पोलियो हाउस लगाना चाहता हूँ। जो भी किसान भाई पोलियो हाउस लगा रहे हैं उनको पहले प्रशिक्षण दिया जा रहा है विभाग की ओर से। तो आप अपने जो ब्लॉक अधिकारी हैं बसंतपुर ब्लॉक के, उनसे मिलें, वो आपका नाम उस लिस्ट में डाल देंगे और आपको इसका प्रशिक्षण जो है वो हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में दिया जाएगा। और उसके बाद आपको पॉली हाउस अगर आप लगाना चाहते हैं तो पॉली हाउस भी आपको दे दिया जाएगा। दूरदर्शन शिमला लाइव चैट शो के माध्यम से ये प्रयास करता है कि जो योजनाएं किसानों के लिए चलाई जा रही है वो ग्रामीण स्तर पर कितनी पहुंच रही है, इस बात का आंकलन किया जाए। और आज समिति के प्रांगण में हम यही कुछ कर रहे हैं। इस क्षेत्र के प्रगतिशील किसान हमारे साथ हैं, इनके उत्तर दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ जो बिल्कुल साथ बैठे हैं। कई बार हमारे किसान बागवानों के साथ ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि फसल लगी की लगी तबाह हो गई, जलवायु परिवर्तन के कारण या वातावरण में आए बदलाव के कारण कई बार हमारे किसान साथी हतोत्साहित हो जाते हैं। ऐसे में डॉक्टर वधान, क्या कुछ हमारे किसान साथियों के लिए उम्मीद की किरण कुछ आ सकती है नज़र? हमारी एक राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना चलाई जा रही है सरकार द्वारा,
अगर आप उस योजना के अंतर्गत अगर उसका आप बीमा कराते हैं तो इस प्रकार की स्थिति में आपको जो है वो भरपाई की जा सकती है। और इसके अलावा जो हिमाचल सरकार जो है, प्रदेश सरकार ने नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड एक उसमें जो है वो योजनाएं चलाई जा रही हैं। उसमें जितने भी आपके पास जो आप इनपुट्स लगाना चाहेंगे, बीज, खाद और दूसरी पौध संरक्षण सामग्री या कुछ आप कृषि औजार लेना चाहते हैं, उसमें आपको 50% अनुदान जो है वो दिया जा रहा है नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड के अंतर्गत। हमारे किसान साथी, बागवान साथी जो फसल तबाह होने की वजह से हतोत्साहित हो जाते हैं, उनको हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। कृषि बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। कृषि डिजास्टर जो रिलीफ फंड है उसका भी आप लोग लाभ उठा सकते हैं। लेकिन किसानों को, बागवानों को वैज्ञानिकों से लगातार परामर्श में रहना पड़ेगा। नीमचंद जी मढ़ोड़ घाट से हमारे बीच आज पधारे हुए हैं, आए हुए हैं। नीमचंद जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत। पूछिए प्रश्न। मेरा कहना है कि व्यावसायिक खेती करने से क्या क्या लाभ है और इसका क्या महत्व है? व्यावसायिक खेती को हमारे हिमाचल प्रदेश के किसान बागवानों को क्यों अपनाना चाहिए? व्यावसायिक खेती आखिर है क्या? व्यावसायिक खेती का जैसे जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कमर्शलाइज्ड एग्रीकल्चर कि जहाँ से हमें कुछ जो है वो आर्थिकी जो है वो प्राप्त हो। मान के चल सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर है वो एग्रीकल्चर एक एग्री बिजनेस के तौर पे उभर रहा है कि हमें उसको एक एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर के साथ जो जोड़ रहे हैं हम कि एग्रीकल्चर पहले जो कृषि होती थी वो होती थी कि जस्ट हमारे आजीविका कमा जैसे अपना जो है वो दिनचर्या को करने के लिए, जबकि अब का ऐसा नहीं है। अब हमें हमारे जो खर्चे हैं, हमारे जो परिवारों के जो खर्चे हैं बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, उनका रहन सहन अच्छा हो, वो भी बाहर घूमने जाएं, विदेशों में घूमने जाएं, विदेशों में शिक्षा प्राप्त करें, तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए व्यावसायिक खेती करना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें आप कर सकते हैं कि प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन कर सकते हैं, पॉली हाउस का निर्माण कर सकते हैं। अब प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन में हमारी कई ऐसी फसलें हैं जिनके बहुत अच्छा लाभ हो रहा है। लोग टमाटर की खेती इसमें कर रहे हैं, शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं और खीरा उसमें लगा रहे हैं और उसमें अच्छा जो है वो लाभ लोग प्राप्त कर रहे हैं। तो आप भी अगर ऐसा कुछ चाहते हैं तो अपना प्रशिक्षण, जैसे किसी किसान भाई ने प्रशिक्षण की बात कही थी, आप भी पॉली हाउस में प्रशिक्षण प्राप्त करें और इसके लिए पॉली हाउस लगाने के लिए आवेदन करें और पॉली हाउस लगा के उसमें काम करें, तो उसमें आपको अच्छा लाभ होगा। अब मैं राशन की दुकानों में नज़र आता हूँ, अपने खेतों से बिछुड़ने की सजा पाता हूँ। भारत ही नहीं अपितु हिमाचल प्रदेश के किसान बागवान जो मेहनत परिश्रम अपने खेतों में करते हैं, उसी की बदौलत अपने घर में बैठकर हम रोटी खाते हैं। यदि प्रदेश के किसान बागवान व्यावसायिक खेती को नहीं अपनाएंगे तो अपना स्तर उन्नति की ओर नहीं बढ़ा सकते। आज किसान को आवश्यकता है वैज्ञानिक ढंग से तकनीकी को अपनाकर खेतीबाड़ी करने की। आज हमारे बहुत सारे नौजवान बेरोजगार युवा साथी कृषि को अपना रहे हैं। एक ऐसे ही किसान हमारे बीच आए हैं, हरीश कुमार, जो कोट से पधारे हैं, नौजवान किसान है। आइए इनसे जानते हैं इनका क्या प्रश्न है, कृषि के बारे में इनकी सोच क्या है। हरीश जी, पूछिए अपना। सर, मैं आत्मा के अंतर्गत क्या युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं सर, इसके बारे में जानना चाहता हूँ सर। जैसे हमारे युवा वर्ग है, अगर वो लोग जैसे मधुमक्खी का पालन का काम करना चाहते हैं, मशरूम का काम करना चाहते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। अगर वो ट्रेंड हो तो उसके बाद फिर जैसे हमारे बैंक्स हैं, जो आत्मा प्रोजेक्ट है, इसमें बैंक का भी जो हमारी एक यूनिट है, तो बैंक्स में इसमें आपको उसके बारे में आपको जैसे लोन लेना, आपने कोई व्यवसाय करना है तो उसमें युवाओं के लिए उसमें प्रावधान है। तो आप अपनी ट्रेनिंग कीजिए, चाहे आप बाहर अगर ट्रेनिंग करने के बाद आप बाहर एक्सपोज बीच पे जाइए, उसके बाद फिर आप जो भी आप व्यवसाय करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे मशरूम का है, मधुमक्खी का है, दूसरे और कई ऐसे व्यवसाय हैं, तो उसमें आप जा सकते हैं। तो आत्मा इसमें काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। नबार्ड से आप ट्रेनिंग करना चाहें, आपको पूरी जानकारी दीजिए कि उसमें किस प्रकार के आपको बेनिफिट्स हैं, लोन्स हैं, क्या उसमें इंटरेस्ट हैं, तो सारी की सारी सुविधाएं इसमें हमारे आत्मा प्रोजेक्ट में उपलब्ध है। हिमाचल प्रदेश में रहकर ही सरकार की इन योजनाओं का लाभ उठाकर हमारे बेरोजगार नौजवान साथी अपने लिए स्वरोजगार ढूंढ सकते हैं। कृषि से बढ़कर हिमाचल प्रदेश में बागवानी से बढ़कर कोई दूसरा काम नहीं हो सकता, लेकिन ज़रूरत है वैज्ञानिक ढंग से खेतीबाड़ी करने की। मोहन जी हमारे बीच पधारे हैं। मोहन जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? कई बार आधुनिक उपकरणों से खेती करते वक्त किसान क्षतिग्रस्त हो जाता है, इवन कि उसकी मृत्यु तक हो जाती है।
तो इस स्थिति में किसान क्या करे? मोहन जी, आपने बहुत बढ़िया ये प्रश्न पूछा है। तकनीकी ने विकास किया है। आज जो हल बैलों से जोता जाता था वो ट्रैक्टर से बुआई की जा रही है, लेकिन ऐसी दशा में हमारे किसान बागवान साथी कई बार चोटिल भी हो जाते हैं। डॉक्टर वधान, क्या कुछ ऐसी योजना है कि इस तरह के किसानों की कुछ सहायता हो सके? हमारे किसान खेती करते बार कई बार उनको चोट लग जाती है, कई बार मृत्यु भी हो जाती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो किसान हिमाचली है और उसके पास ज़मीन है और खेती कर रहा है, वो इस योजना के अंतर्गत आता है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना। इसके अंतर्गत अगर किसी किसान की काम करते वक्त अगर मृत्यु हो जाती है तो उसमें उसको 1.5 लाख रुपया का जो धनराशि जो है वो इसमें इंश्योरेंस के तौर पर जो है वो इंश्योरेंस कवर के तौर पर जो है वो उसको मिलती है। और इसके अलावा अगर उसमें कोई परमानेंट डिसेबिलिटी आ जाती है, अपंग हो जाता है, तो उसमें 50,000 रुपया जो है वो इसमें जो राशि वो प्रदान की जाती है। और अगर उनके कोई किसान जिसके कि दोनों ही टांगें अगर वो हो जाती हैं, डिसेबल हो जाती है, इंजरी हो जाती है उनको, तो उसमें 40,000 रुपया जो है उसमें दिया जाता है। और अगर एक टांग का होता है तो उसमें 30,000 रुपये का जो है वो भरपाई की जाती है। और अगर उसके हाथ कट जाता है, हाथ कटने का मतलब है कि 3 उंगलियां जो अगर उसकी कट जाती हैं तो उसमें 20,000 और एक उंगली का नुकसान होता है तो 10,000 रुपया। इस तरीके से जो है वो इस योजना के अंतर्गत किसानों को जो भरपाई की जाती है। लेकिन किसान जो है हिमाचली होना चाहिए और साथ में उसके पास ज़मीन होना अनिवार्य है। दर्शकों, आप देख रहे हैं चैट शो। कृषि विकास योजनाओं का कार्यान्वयन हिमाचल प्रदेश में कैसे हो रहा है, योजनाएं ग्रामीण स्तर पे कैसे पहुंच रही है, आज इस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे प्रगतिशील किसान बागवान साथी मौजूद है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देशराज जी जो नालदेहरा से पधारे हैं, देशराज जी आप क्या पूछना चाहते हैं, आपका प्रश्न क्या है? जैसे सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है फसल बीमा योजना के लिए, लेकिन किसानों तक वो योजनाएं पहुंच नहीं पाती है, तो क्या आत्मा के पास कोई ऐसी सटीक योजना है जिससे कि किसानों को जैसे फसल उनकी नष्ट हो जाती है, या चाहे वो प्राकृतिक रूप से हो चाहे वो जानवरों के उससे हो, तो उसके लिए क्या मतलब कोई आत्मा की तरफ से कोई ऐसा प्रावधान है जो जैसे फसल बीमा योजना के अंतर्गत कोई ऐसी कोई स्कीम हो जिससे कि किसानों को मतलब उसकी भरपाई हो सके? देशराज जी ने दर्शकों जो प्रश्न पूछा है बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। ये जानना चाहते हैं कि भारत सरकार, राज्य सरकार, आला अधिकारी कई बार योजनाएं तो बहुत सारी बनाते हैं लेकिन वो योजनाएं ग्रामीण स्तर पर पहुंचती नहीं है। क्या कारण है कि जो योजनाएं किसानों के लिए बनाई जा रही है वो गांव में न पहुंचे? डॉक्टर पीसी भारद्वाज, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो योजनाएं हमारे किसानों के लिए बनी है उनका सीधा सीधा लाभ हमारे किसानों को मिले? इस बात को सुनिश्चित बनाने के लिए आप लोग कैसे योजनाओं को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाते हैं? जहाँ तक जो आपने प्रश्न किया ये हमारे कृषि विभाग से संबंधित है, लेकिन जहाँ तक योजनाओं की बात है तो जो हमारा आत्मा प्रोजेक्ट है इसका मेन मकसद यही है कि जितनी भी योजनाएं चाहे किसी भी विभाग की है, चाहे इंडस्ट्री है, अपने बैंक्स हैं, पशुपालन है, हॉर्टिकल्चर है, वेटरनरी है, सारी योजनाएं जो हमारी हम आपके जो गांव जाके जो हमारी वहाँ पे ट्रेनिंग्स होती है, वहाँ हम आप लोगों को ट्रेनिंग जैसे हमारी यहाँ पे फार्म साइंटिस्ट ऑफ इंटरेक्शन हुई है, वहाँ हमारे किसान इनको बताई कि सारी योजनाएं भाई क्या क्या हमारे पास योजना है। और इसके अलावा हमारे जो किसान मेले लगते हैं उसमें वो किसानों को बताते हैं कि हमारे पास इस प्रकार की योजना है विभागों में। और उसके अलावा हमारे अपने दूसरे कई प्रभाव कार्यक्रम हैं, उनके माध्यम से हमारे ग्रुप्स बनते हैं, वहाँ भी हम लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं। और जितने भी विभाग हैं हम सारे इकट्ठे होकर आपको सारी की सारी योजनाओं के बारे में बताते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। चाहे वो रेडियो हो, चाहे दूरदर्शन हो, समाचार पत्र हो, पंचायती राज के अंतर्गत भी योजनाओं को ग्रामीण स्तर पर पहुंचाने का बीड़ा प्रदेश का कृषि विभाग उठा रहा है। कोशिश रहती है कि हर योजना गांव स्तर तक पहुंचे। नरसिंह दत्त शर्मा जी प्रगतिशील किसान है, आज हमारे बीच पधारे हैं। अब क्या पूछेंगे, आपका प्रश्न क्या है? सिंचाई की सुविधा के लिए क्या क्या प्रावधान है? सिंचाई कृषि में बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर वधान, कोई योजनाएं जो सिंचाई योजना को सुदृढ़ बनाए? कुछ इलाके जो हैं जहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है और कुछ जो है वो जो हमारे जो सिंचाई वाले क्षेत्र हैं वो 20% ही हैं, बाकी 80% जो हमारे वर्षा पर निर्भर हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा सोर्स क्या है इरिगेशन का,
कि अब आपके पास अगर सोर्स अवेलेबल है, अगर आपके पास सोर्स आइडेंटिफाइड है, तो उसके लिए योजनाएं जो बनाई जा सकती है। हमारे इसमें राजीव गांधी सिंचाई योजना जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार में चलाई जा रही है। तो उसमें अगर आपके पास सिंचाई का कोई सोर्स आपने आइडेंटिफाई किया है तो आप वहाँ सिंचाई योजना का लाभ उठा सकते हैं। विभाग जो आप उसमें मदद कर सकता है। या अगर अगर सोर्स दूसरा नहीं है तो अंडरग्राउंड वाटर का भी आप उसमें, जैसे आप दूसरा जो है वो जो है वो बेल जो है वो खोद सकते हैं, बोरवेल लगा सकते हैं, उसके लिए भी प्रावधान है। और अगर और कोई नहीं तो वाटर हार्वेस्ट स्ट्रक्चर ही बना सकते हैं, टैंक बना सकते हैं, है ना। और जो वाटर हार्वेस्ट स्ट्रक्चर भी हमारे दो प्रकार के बनते हैं, एक आपका इंडिविजुअल है और एक कम्युनिटी बेस पे होगा। तो कम्युनिटी बेस पे तो बहुत बड़े जो है वो तालाब वगैरह बनाए जाते हैं, उसमें भी सरकार सब्सिडी दे रही है। और जो अगर आप इंडिविजुअल टैंक बनाना चाहते हैं सिंचाई के लिए अपने ज़मीन के हिसाब से, तो उसमें जो है वो हमारे एक विभाग का एक विंग है, भू संरक्षण सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट, भू संरक्षण शाखा है। तो उसमें आप आवेदन कर सकते हैं और टैंक का निर्माण कर सकते हैं। उसमें आपको जो है वो 9 क्यूबिक मीटर का टैंक बनाते हैं तो उसमें आपको 21,000 रुपये की सब्सिडी जो सरकार द्वारा दी जा सकती है। शिमला ज़िला के किसान बागवानों को जो लाभ मिलने हैं वो आप लोगों के माध्यम से मिल रहे हैं, लेकिन अक्सर भारद्वाज जी जब हम गाँव में लोगों से बातचीत करने जाते हैं, उन लोगों की शिकायत रहती है कि योजना तो बनी है हमारे लिए, लेकिन वो हम तक नहीं पहुंचती, वो कुछ विशेष लोगों तक सीमित रहती है। आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो योजना साधारण ग्रामीणों के लिए बनाई जा रही है वो हर छोटे से छोटे किसान तक पहुंचे, क्या इसके लिए भी कुछ निगरानी विभाग के द्वारा रखी जाती है या कुछ विशेष लोगों को ही योजना से लाभान्वित किया जाता है? जो भी हमारी योजनाएं बनती है, जो हमारे ब्लॉक स्तर पे जो कमेटी होती है जिसमें ब्लॉक के हमारे अधिकारी होते हैं, चाहे एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर, वेटनरी है, और इसके अलावा कुछ लोग जो है तो नॉन ऑफिशियल होते हैं, जो कि आपके लोग होते हैं। वहाँ पे कमेटी बनी होती है, फार्म एडवाइजरी कमेटी। तो जो प्लानिंग बनती है उन लोगों को वो लोग बैठ के बनाते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार उसके बाद वही प्रोजेक्ट जो हमें सैंक्शन होता है। तो आपसे अनुरोध रहेगा, जो हमारे ब्लॉक लेवल जो आपकी कमेटी बनी है, आपके लोग होते हैं, उनको अपनी योजनाएं बताया कि आप क्या चाहते हैं, तो वही योजना उसमें बना के फिर उससे फीडबैक लो कि जी हमने आपको एक काम बताया था, इसको कैसे आपने क्या किया इसके बारे में। तो सारे का सारा काम जो आपके जो ब्लॉक लेवल जो कमेटी बनी है वही देखती है। और जहाँ चेकिंग की बात है, हमारे जितने विभाग हैं, जैसे वेटरनरी का वाले डॉक्टर हैं वो अलग काम करते हैं, हॉर्टिकल्चर वाले अलग करते हैं, और दूसरे विभाग है सारे अलग अलग करते हैं। तो इसके बाद में हम बीच में, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल के हमारे ऑफिसर हैं, हम बीच में आते जाते हैं तो चेकिंग होती रहती है। ऐसा नहीं है कि कुछ विशेष लोगों को ही लाभ पहुंचाया जाता है, बल्कि जो पहले पहुंचता है, पहले जो भी ऑफिस में अधिकारियों के संपर्क में आता है, उसे योजना का लाभ मिल जाता है। आपको भी जल्दी जल्दी अपने कृषि अधिकारी के पास, बागवानी अधिकारी के पास जाना चाहिए, योजना का पता करना चाहिए और उस योजना का लाभ उठाना चाहिए। महिला किसान जो हमारे बीच बैठी हैं, सौंथल से आई हैं रीना जी, आपका क्या प्रश्न है? हॉर्टिकल्चर के लिए किसानों से मतलब क्या क्या जानकारी? बागवानी के क्षेत्र में हमारे किसान बागवान साथी जो कुछ काम करना चाहते हैं, वैसे तो रीना जी जो आपका प्रश्न है वो बिल्कुल उद्यान विभाग से संबंध रखता है। आज जो हमारा विषय है, हम आज कृषि विभाग की बात कर रहे हैं, पर फिर भी डॉक्टर पीसी भारद्वाज आपको बताएंगे कि आप यदि उद्यान विभाग की कोई भी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको नज़दीकी उद्यान विभाग के अधिकारियों से संपर्क करना होगा। डॉक्टर पीसी भारद्वाज, क्या तरीका रहेगा? इसमें सबसे अच्छा तरीका यही है, जैसे आत्मा की बात है, प्रोजेक्ट की बात है, तो आप जो हमारे उद्यान अधिकारी होते हैं ब्लॉक लेवल के, उनसे आप संपर्क करें और आपको सारी की सारी आपको योजना बताएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको गांव में आके आपको जानकारी दी चाहिए तो आप वहाँ पे एक ट्रेनिंग करवाते हैं। हम वहाँ हमारे जो एक्सपर्ट हैं हॉर्टिकल्चर के सारे वहाँ पे आएंगे और सारी की सारी आपको जानकारी आपको उपलब्ध करवाएंगे। बडोग से राधा शर्मा जी पधारी है, बहुत ही प्रगतिशील कर्मठ किसान है। राधा जी, आपका प्रश्न। हमारी पहाड़ों में ढलानदार जमीन होती है, इससे किसान कैसी खेती करे, और पानी जो है मिट्टी और पानी उपजाऊ ले जाती है अपने साथ, तो उसको कैसे रोका जाए? क्या आत्मा प्रोजेक्ट इससे? हमारे दर्शक ये तो जानते ही होंगे, हिमाचल प्रदेश पहाड़ी प्रदेश है। जिस पानी को हम अपने खेत में डाल रहे होते हैं वो 10 खेत छोड़कर नीचे वाले के खेत में पहुंच जाता है। ऐसी स्थितियों में ढलानदार क्षेत्र में डॉक्टर पीसी भारद्वाज, हमारे बागवान किसानों को कैसे खेती करनी चाहिए? जहाँ तक ढलानदार ज़मीन की बात है, इसके लिए आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है।
और इसके लिए जैसे मैं इनसे बात कर रहा, तो आप जब भी आप कोई ऐसे आपका एरिया है, वहाँ पे हम एक्सपर्ट लाएंगे, या सॉइल जो कंजर्वेशन हमारा विभाग है, और वहाँ पे देखेंगे इसमें कैसे इसको रोका जा सकता है, क्योंकि ढलाने में कई किस्म की होती हैं। तो आपने जब भी आप चाहेंगे तो हम जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं सॉइल कंजर्वेशन के, उनको वहाँ ला के और चेकिंग वहाँ देख के फिर आपको गाइड करेंगे इसमें किस प्रकार के इसमें कार्य होना है। मोहन जी, शायद आपके मन में कुछ और प्रश्न उमड़ रहे हैं, पूछिए अपने प्रश्न। आजकल आधुनिक उपकरणों से हम खेती करते हैं, तो आधुनिक उपकरण उपलब्ध करना इस किसानों के लिए इतना आसान नहीं है। क्या विभाग इसके लिए आधुनिक उपकरण हमारे को उपलब्ध करवा सकता है? यदि करवा सकता है तो कैसे, या सब्सिडी मिलती है तो उसके ऊपर हमें कैसे मिल सकती है? जो हमारे ब्लॉक स्तर पे जो अधिकारी होते हैं, जो विषय विशेषज्ञ होते हैं, उनको आपको डिमांड देना पड़ेगी कि किस प्रकार के आपको उपकरण चाहिए, और जो भी आपकी डिमांड होगी तो आप वहाँ पे उनको देते हैं। उसके बाद जो विभाग होता है उसका अरेंजमेंट करता है, और उसके अकॉर्डिंग आपको उसके उपलब्ध तो वहाँ पे हो जाती है ब्लॉक लेवल पे। इसके अलावा अगर आप वहाँ नहीं आना चाहते, हमारा जो कमेटी बनी ब्लॉक लेवल की, जैसे मैं आपसे बात करा BTM ATM है, उन पे उनसे आप संपर्क करें, फिर आपकी जो भी डिमांड है अकॉर्डिंग उसको हायर अथॉरिटी को जाएगी, और आपको उस टाइप के उपकरण आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। डॉक्टर नरेश कुमार वधान, आप इस कार्यक्रम में यहाँ पर बैठे हैं। हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को टीवी सेट के माध्यम से देख रहे हैं, वो आपसे जानना चाहते हैं, राज्य कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान जो यहाँ मशोबरा में स्थित है, ये संस्थान हमारे किसान बागवानों की कैसे सेवा करता है? इस संस्थान के मुख्य कार्य क्या है? ये बहुत अच्छा प्रश्न हुआ है आपका, कि ये मैं बताना चाहूँगा कि जो राज्य कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान मशोबरा जो है, इसका जो मुख्य कार्य है किसानों को प्रशिक्षण देना, और जो हमारे अधिकारी हैं उनको प्रशिक्षण देना, ताकि वो समय समय पर जो है वो आधुनिक कृषि की जानकारी प्राप्त कर सकें और उसको अपने खेती बाड़ी में प्रयोग कर सकें। तो हमारा जो है वो इस संस्थान में ये हमेशा ये ही कोशिश रहती है कि हम जो किसानों की जो ज़रूरत है उसके हिसाब से इसमें जो है वो कोर्स जो है हम डिज़ाइन करते हैं, और समय समय पर किसानों को यहाँ बुलाते हैं और उनको प्रशिक्षण देते हैं। और साथ ही हमारे जो नए अधिकारी जो कि विभाग में नए नए आते हैं, तो उनको इंडक्शन कोर्स जो है हम उनके लिए ऑर्गेनाइज़ करते हैं, ताकि वो हमारे जो विभाग की जो स्कीमें हैं, जो योजनाएं हैं, वो किसानों तक उनको अच्छी तरह से उन किसानों के पास ले जाएं, और उनका जो ताकि किसान उनका लाभ उठा सकें। मशोबरा स्थित संस्थान हिमाचल प्रदेश के किसान बागवानों की सेवा कर रहा है। समय समय पर इस संस्थान में प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है, जिसमें न केवल किसान बागवानों को ही अपितु कृषि एवं बागवानी के अधिकारी कर्मचारियों को भी समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। आपको भी इस जगह में आना चाहिए, और प्रदेश की कृषि व्यवस्था क्या है इस संस्थान में आकर हमें बिल्कुल जानकारी हो जाती है। वधान जी, निदेशक समिति हमारे बीच बैठे हैं। चलते चलते आपसे ये जानना चाहते हैं, प्रदेश के किसान बागवान जो खेतीबाड़ी से जुड़े हैं, उनकी तरक्की उन्नति सुनिश्चित बनाने के लिए बहुत सारी योजनाएं प्रदेश सरकार भी चलाती है और भारत सरकार भी चलाती है, लेकिन फिर भी प्रदेश का किसान आज अपने को अकेला पाता है। आज भी किसान कहते हैं कि हमें जो करना चाहिए था हम नहीं कर पा रहे हैं। आपका क्या संदेश रहेगा प्रदेश के किसान बागवानों के लिए कि इन योजनाओं का लाभ वो कैसे उठाएं? अपनी जो खेतीबाड़ी है उसको एक मैनेजमेंट के तौर पे लें, प्रबंधन के तौर पे लें, क्योंकि हम अगर उसका मैनेजमेंट के तौर पे नहीं लेंगे तो हमें कई प्रकार की कमियां जो रह जाती हैं। तो हम अपने उसकी जो हमारे पास जितनी भी ज़मीन है, कल्टीवेबल ज़मीन, जितनी भी कल्चरेबल ज़मीन है, उसके बारे में हम एक प्लानिंग करें कि हम उसमें क्या क्या उगाएं, ताकि हमारी ज़रूरत भी पूरी हो, परिवार की ज़रूरत भी पूरी हो, और हमारे पास जो पशुधन है उसकी ज़रूरत भी पूरी हो, और हमारे देश और प्रदेश की ज़रूरत भी पूरी हो। तो मेरा आपको लोगों को यही संदेश है कि आप जब भी अपनी कोई प्लानिंग करें तो विभाग से साथ मिल करके उसकी प्लानिंग करें, और उनके पास जा कर के विभाग के अधिकारियों से मिल करके, जो हमारे ग्राउंड स्तर के अधिकारी उनसे मिल करके उसका योजना बताएं, और उनके जो आपके जो बीज, खाद, दवाइयाँ और जो कृषि औजार हैं उसके बारे में उपलब्धता के सुनिश्चित कराएं, ताकि आप अपने आने वाले समय में आधुनिक तरीके से और वैज्ञानिक ढंग से खेती कर सकें और उसका लाभ उठा सकें। ये मेरा आप लोगों के लिए संदेश है। कृषक मित्रों, राज्य कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान के प्रांगण में आज चैट शो का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हमने आज चर्चा की कृषि विकास योजनाओं का कार्यान्वयन हिमाचल प्रदेश में कैसे हो रहा है,
इस कार्यक्रम में जिला शिमला के प्रगतिशील किसान बागवानों ने हिस्सा लिया। इनके कुछ प्रश्न थे, ये जानना चाहते थे कि राज्य सरकार की, भारत सरकार की योजनाएं ग्रामीण क्षेत्र में कैसे पहुंचती है, किसानों को उनका लाभ कैसे मिलता है। आज के कार्यक्रम में हम प्रयास कर रहे थे कि योजनाएं गांव के दूरदराज क्षेत्रों में कितनी पहुंचती है, जो सीमांत किसान है, जो छोटा किसान है, जो मंझौले किसान है, क्या उन तक भी ये योजनाएं पहुंच रही है और इन योजनाओं से हमारे किसान बागवान कितने संतुष्ट है, ये भी आज के कार्यक्रम में हमने जानने का प्रयास किया। बहरहाल आज के कार्यक्रम को यहीं संपन्न करें। किसान बागवान साथियों, आज आप कार्यक्रम में आए, आपका बहुत शुक्रिया। विशेषज्ञ महोदय, आपने बहुत अच्छी जानकारी किसानों को दी, आपकी भी बहुत मेहरबानी। और अब चलते हैं, कार्यक्रम का वक्त हो चला है, अनुमति दे, नमस्कार।